नमस्कार दोस्तों। तो जिस भर्ती का सभी युवाओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 की भर्ती की। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5,500 नए पदों के लिए 11 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में इस बार बहुत सारे नए बदलाव किए गए हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपको हर छोटे से छोटे पॉइंट की जानकारी हो जाए और बाद में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी कई सालों की मेहनत बर्बाद कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल बातों पर आते हैं। कुल कितने पद हैं और कौन-कौन से? इसमें कुल 5,500 पद हैं और इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, 3 श्रेणियों में। जी, श्रेणी 1 में, जो सबसे बड़ी है, 4500 पद पुरुष कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए हैं। 4500? ठीक है। फिर फिर श्रेणी 2 में 600 पद महिला कांस्टेबल के लिए हैं जनरल ड्यूटी में ही। और तीसरी श्रेणी है 400 पदों की, जो पुरुष कांस्टेबल के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मतलब जीआरपी के लिए। और सबसे जरूरी सवाल, तारीखें क्या हैं? आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। ठीक है। और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 जनवरी 2026 है, रात 11:59 बजे तक। और इसमें एक बहुत ही जरूरी बात है, आवेदन शुल्क को लेकर। बिल्कुल, ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है कि किसी भी उम्मीदवार को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क? जी, पूरी तरह से मुफ्त है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कौन-कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? योग्यता बहुत सीधी और साफ रखी गई है। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी 12वीं पास होना जरूरी है। और एक शर्त और है कि मैट्रिक स्तर तक हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ लिखी है कि किसी भी उच्च शिक्षा के लिए कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं मिलेगा। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब अगर किसी के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है तो उसे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये तो एक तरह से सभी को बराबर के स्तर पर ले आता है। बिल्कुल, इसका मकसद यही है कि मुकाबला सिर्फ 12वीं की न्यूनतम योग्यता पर हो। और आयु सीमा क्या रखी गई है? 1 जनवरी 2026 को आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए है। और आरक्षित वर्गों के लिए कुछ छूट है? जी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब उनके लिए ये 30 साल हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और, जिन उम्मीदवारों ने पहले विज्ञापन संख्या 142/2024 के लिए आवेदन किया था, उनको भी दोबारा आवेदन करना होगा। अच्छा, पुराना आवेदन नहीं चलेगा? बेहुले नई सिरे से आवेदन करना होगा, लेकिन उनकी उम्र 1 सितंबर 2024 के हिसाब से मानी जाएगी। ठीक है, ये तो हुई योग्यता की बात। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, चयन प्रक्रिया। भर्ती होगी कैसे? प्रक्रिया में कई चरण हैं और हर चरण को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी भर्ती सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए है। मतलब ये पहला फिल्टर तो पहले ही लग चुका है। जी, अब पहला चरण है क्वालिफाइंग टेस्ट का। इसमें क्या होगा? सीईटी स्कोर की मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी और फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, और इन टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे? नहीं, यही सबसे जरूरी बात है। ये दोनों टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो ये सिर्फ पास करने हैं? हाँ, बस पास करने हैं। तो फिर पीएमटी और पीएसटी में होगा क्या? शारीरिक मापदंड क्या है? पीएमटी में पुरुषों के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है सामान्य वर्ग में और 168 सेंटीमीटर आरक्षित वर्ग में है। और छाती? छाती 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए ऊंचाई 158 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग में और 156 सेंटीमीटर आरक्षित वर्ग में है। छाती का कोई मापदंड नहीं है। ठीक है। और पारदर्शिता के लिए भी कुछ इंतजाम है? जी, इसमें साफ लिखा है कि डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बहुत अच्छा। अब पीएसटी यानी दौड़ के बारे में बताइए। पीएसटी में पुरुषों को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी। 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर? जी, और महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। और इस टेस्ट में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? हाँ, इसमें RFID मतलब
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि समय और दूरी एकदम सटीक मापी जा सके। तो जो लोग इन दोनों टेस्ट को पास कर लेंगे उनका अगला कदम क्या होगा? यहाँ से असली मुकाबला शुरू होता है। ये है दूसरा चरण, ज्ञान परीक्षा या नॉलेज टेस्ट। अच्छा, पीएमटी और पीएसटी पास करने वाले उम्मीदवारों में से हर श्रेणी में जितने पोस्ट हैं उसके 10 गुना उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 10 गुना। ठीक है। और ये परीक्षा कुल चयन का 97% वेटेज रखती है। 1 मिनट, कितना? 97%, 97%। 97%। ये तो मतलब लगभग सब कुछ इसी पर निर्भर है। बिल्कुल। आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, ये लगभग पूरी तरह से इसी OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा पर टिका है। तो फिर इसका पैटर्न और सिलेबस क्या है? सिलेबस में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कृषि, पशुपालन, ये सब विषय शामिल हैं। और हरियाणा और कंप्यूटर को लेकर कुछ खास है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 10% सवाल कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान से और कम से कम 20% सवाल हरियाणा के बारे में बेसिक ज्ञान से। मतलब लगभग 30% पेपर तो बस इन 2 सेक्शन से ही आ जाएगा। हाँ, और यही निर्णायक साबित हो सकता है। अच्छा, यहाँ एक नियम की बहुत चर्चा हो रही है, वो 5वां गोले वाला। उसे आसान भाषा में समझाइए। हाँ, ये बहुत ही जरूरी और थोड़ा पेचीदा नियम है। हर सवाल के 4 विकल्प होंगे। जी। अगर कोई उम्मीदवार किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसे OMR शीट में दिया गया 5वां गोला भरना होगा। मतलब सवाल छोड़ने के लिए भी एक गोला भरना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर कोई सवाल खाली छोड़ दिया, मतलब कोई भी गोला नहीं भरा, तो उसके लिए 0.97 अंक काट लिए जाएंगे। अरे, मतलब गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सवाल छोड़ने पर है। सही पकड़ा है आपने। ये नियम कहता है कि आपको हर सवाल पर एक सक्रिय फैसला लेना ही होगा, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? 97 अंक तो ज्ञान परीक्षा के हो गए। हाँ, फाइनल मेरिट 100 में से बनेगी। 97 अंक ज्ञान परीक्षा के और बाकी के 3 अंक? वो 3 अंक अतिरिक्त वेटेज के हैं। ये अतिरिक्त वेटेज किसे मिलेगा? ये NCC सर्टिफिकेट धारकों के लिए है। अच्छा, एनसीसी वालों के लिए। जी, NCC A लेवल सर्टिफिकेट का 1 अंक, B लेवल का 2 अंक और C लेवल सर्टिफिकेट के पूरे 3 अंक मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी बढ़त दे सकता है। बिल्कुल, खासकर जब मुकाबला बहुत करीबी हो। अच्छा, अगर 2 उम्मीदवारों के अंक बराबर आ जाएं तो क्या होगा? टाई कैसे टूटेगा? टाई होने पर पहले तो ज्ञान परीक्षा में जिसके ज्यादा अंक होंगे उसे प्राथमिकता मिलेगी। और अगर वो भी बराबर हुए तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा। और अगर उम्र भी बराबर है तब जाकर उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले को चुना जाएगा। ये दिलचस्प है। जिस उच्च शिक्षा को शुरू में कोई वेटेज नहीं दिया, वो आखिर में टाई ब्रेकर बन सकती है। हाँ, एक तरह से ये आखिरी उपाय है। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां बहुत गलतियां होती हैं, आरक्षण और जरूरी दस्तावेज। ये बहुत ही ध्यान देने वाला सेक्शन है। सबसे पहली बात, आरक्षण का लाभ सिर्फ हरियाणा के स्थायी निवासियों को मिलेगा। मतलब दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे। जी बिल्कुल। और सर्टिफिकेट की तारीखों का क्या है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, और यही सबसे बड़ा जाल है। तारीखें बहुत जरूरी हैं। BCA BCB का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है और EWS सर्टिफिकेट, ये दोनों 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने होने चाहिए। मतलब बिल्कुल ताज़ा। जी बिल्कुल नया। और एक और बात, केंद्र सरकार वाला OBC या EWS सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अच्छा, तो सिर्फ हरियाणा सरकार के फॉर्मेट वाला ही मान्य होगा। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं पर इन्हीं की वजह से आवेदन रद्द हो जाते हैं। और आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने हैं? सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रंगीन फोटो जिस पर नाम और तारीख लिखी हो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड और हरियाणा निवास प्रमाण पत्र। और आरक्षित श्रेणी वालों के लिए उन्हें अपने संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे और सभी को एनेक्स्चर 5 में दिया गया अंडरटेकिंग भी अपलोड करना है। ठीक है। अंत में कुछ और बातें जो उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे जरूरी, फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। एक बार जमा होने के बाद कोई सुधार नहीं होगा। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल नहीं। और परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 2 से 5 साल तक की रोक और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए।
इस पूरी चयन प्रक्रिया में ज्ञान परीक्षा को 97% का भारी वेटेज दिया गया है, जबकि शारीरिक परीक्षण सिर्फ क्वालिफाइंग है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो एक पुलिस कांस्टेबल की जो जमीनी भूमिका है, उसके लिए शारीरिक क्षमता और अकादमिक ज्ञान के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बदलाव दिखाता है कि शायद अब फोकस बदल रहा है। हो सकता है विभाग अब ज्यादा तकनीकी रूप से कुशल कांस्टेबल चाहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैं नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।